हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेघा गोस्वामी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस का टॉपिक वाटर साइकिल। वैसे तो आप सभी ने वाटर साइकिल के बारे में छोटी क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ रखा है, फिर भी हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम वाटर से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग लेंगे वाटर साइकिल प्रोसेस। ये प्रोसेस होती क्या है, इसके डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं, किस तरह से वाटर डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट स्टेट्स में कन्वर्ट होता है और कैसे ये वाटर साइकिल कंप्लीट होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो वाटर साइकिल। तो आइए शुरू करते हैं छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। अप्रॉक्स 2/3 ऑफ आवर अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर। दैट मीन्स हमारी धरती का 2/3 हिस्सा जो है वो वाटर से कवर्ड है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी का ज़्यादातर हिस्सा पानी के द्वारा कवर किया गया है। सेकंड, टोटल जो वाटर अवेलेबल है उसमें से 97% ऑफ वाटर है वो सॉल्टी है, नमकीन है, जो कि समुद्रों में और महासागरों में स्थित है और हम उसको डायरेक्टली यूज में नहीं ले सकते, वो हमारे पीने के योग्य नहीं है। अब जो बचा हुआ 3% वाटर है उसमें से भी जो मोस्टली वाटर है वो आइसबर्ग्स एंड ग्लेशियर्स की फॉर्म्स में है और केवल एक छोटा सा पार्ट ही हमें ग्राउंड वाटर के फॉर्म में अवेलेबल है। तो आप समझ सकते हो कि वाटर हमारे लिए कितना प्रीशियस है और हमें कितना ध्यान से उसको यूज में लेना है। और वाटर के जो फंक्शंस हैं वो ह्यूमंस के लिए बहुत सारे हैं। हम ह्यूमन बीइंग वाटर के बिना बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकते। हमारी बॉडी में वाटर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। कुछ फंक्शंस हम कह सकते हैं जैसे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, फ्लशिंग ऑफ टॉक्सिन्स एंड वेस्ट और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है, कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ले जाने में भी पानी हेल्प करता है। मिनरल्स और विटामिन को शरीर में एब्जॉर्ब करने में पानी की भूमिका होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि वाटर हमारे शरीर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वाटर साइकिल होती क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वाटर साइकिल है क्या। वाटर साइकिल इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू विच वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस मूव्स टू द एटमॉस्फेयर एंड देन कम्स बैक टू द सरफेस अगेन। तो वाटर साइकिल एक प्रोसेस हो गई जिसमें जो वाटर है अर्थ सरफेस पे वो मूव करता है एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर से वापस वो अर्थ पे आता है। तो ये कंप्लीट साइकिल कहलाती है वाटर साइकिल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वाटर साइकिल, ड्यूरिंग वाटर साइकिल वाटर चेंजेस टू इट्स ऑल 3 स्टेट्स। दैट मीन्स पानी जो है वो अपनी तीनों स्टेजेस में कन्वर्ट होता है। तीनों स्टेज पानी की कौन सी हो गई? लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। तो आइए अब देखते हैं कि वाटर साइकिल की इंपॉर्टेंस क्या है, वाटर साइकिल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले it distributes water to all places of earth and to all life on the earth including humans, animals and plants। तो जो सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है वाटर साइकिल का वो है कि ये पानी अवेलेबल, वाटर अवेलेबल कराता है सभी के लिए। आप जैसा कि जानते ही हैं कि पानी ज़्यादातर समुद्रों में और ओशंस में है, तो वाटर साइकिल के थ्रू वो पानी डिस्ट्रीब्यूट होकर के सारे ग्राउंड पे अर्थ पे चला जाता है। तो ये सबसे ज़रूरी हो गया एंड इसी के थ्रू ही पेड़ों को, एनिमल्स को और ऐसी जगह जहाँ पानी की कमी है, बारिश के थ्रू, वाटर साइकिल के थ्रू हमें पानी अवेलेबल हो जाता है। सेकंड फंक्शन हो गया, इट हेल्प्स इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़्यादातर जो पानी है, करीब 97% ऑफ वाटर इज सॉल्टी। दैट मीन्स दैट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ह्यूमन बींग्स टू ड्रिंक। वो पानी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है पीने के लिए, वो पानी सॉल्टी है। तो वाटर साइकिल क्या करता है? वाटर साइकिल उस पानी को प्योरीफाई करने का काम करता है, क्योंकि जब भी इवेपोरेशन होता है तो जो पानी में से वाटर वेपर्स बनते हैं वो सॉल्ट और जो अदर मिनरल्स होते हैं वो नीचे ही रह जाते हैं और प्योर वाटर वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट होता है
और वाटर साइकिल जब कंप्लीट होती है प्रेसिपिटेशन होकर के, तो वो पानी हमें काफ़ी हद तक प्योर रूप में मिल जाता है। हालांकि एयर में जो पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से बारिश का पानी कई बार थोड़ा सुटेबल नहीं होता डायरेक्टली ड्रिंकिंग के लिए, फिर भी जो उसका सॉल्टी नेचर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। थर्ड हो गया हमारा, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो ग्रीन हाउस गैसेस और सन एनर्जी को एब्जॉर्व करके और गर्म होने की कोशिश करता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ पे ज़्यादातर जगह पानी है, जब उस पानी पे हीट पड़ती है सन की, तो वो पानी सन की हीट को एब्जॉर्व करता है और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है हीट लेकर के। इस तरह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहता है। अगर पानी इस तरह से फंक्शन नहीं करे तो आप सोचिए कि अर्थ का सरफेस कितना गर्म हो सकता है। तो वाटर साइकिल का एक फंक्शन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ को मेंटेन करना भी है। फोर्थ हो गया आपका, इट हेल्प्स इन क्लीनिंग द एयर। ये आपके पानी जो वाटर साइकिल है वो एयर को भी क्लीन करने में हेल्प करती है। कैसे? जब भी पानी एवेपोरेट होता है और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है एटमॉस्फेयर में जाकर के, तो वहाँ पे कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें वो वाटर वेपर्स अटैच हो जाते हैं डस्ट पार्टिकल के साथ या पार्टिकुलेट मैटर जो कि पॉल्यूटेंट्स वगैरह एयर में होते हैं उनके साथ। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, आगे के जो हमारे वाटर साइकिल के फेसेस हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन में वाटर वेपर्स जो होते हैं वो पार्टिकुलेट मैटर या पॉल्यूटेंट्स के साथ में अटैच होकर के क्लाउड बनाते हैं और प्रेसिपिटेशन के थ्रू वो बारिश के रूप में धरती पे आ जाते हैं। तो उससे एक तरह से एयर हमारी क्लीन होती है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो वाटर साइकिल परफॉर्म करते हैं। आइए आगे देखते हैं कि वाटर साइकिल के कौन कौन से स्टेजेस हैं। स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। तो वाटर साइकिल को हम लोग मेनली 5 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। वो स्टेजेस हैं इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, सरफेस रन ऑफ एंड इनफिल्ट्रेशन। आइए एक एक करके इन स्टेजेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेज 1 जो कि है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर of oceans, rivers, lakes, etc. absorbs heat energy from the sun and turns into gaseous form called as water vapors or steam. Evaporation में क्या होता है? जब जो भी समुद्रों में, नदियों में या जो भी पानी होता है, जब वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, तो वो हीट एनर्जी लेकर के वाटर वेपर्स या स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो वाटर वेपर्स और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एटमॉस्फेयर की ओर चल देता है, एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करता है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। इसी तरह की सिमिलर प्रोसेस प्लांट्स में भी होती है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। प्लांट्स भी जो वाटर, ग्राउंड वाटर से जो वाटर एब्जॉर्व करते हैं, वो एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर को दोबारा दे देते हैं। तो प्लांट्स जो वाटर रिलीज करते हैं वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसपिरेशन। इसी के साथ साथ एक प्रोसेस होती है सब्लिमेशन, जो कि नॉर्मली पहाड़ों पे जहाँ पे बर्फ़ वगैरह होती है, आइस ग्लेशियर्स में, वहाँ पे होती है। उसमें क्या होता है? सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन जो प्रोसेस होती है उसमें जो आइस है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है वाटर वेपर्स में विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू द लिक्विड। पानी में कन्वर्ट हुए बिना जो आइस अगर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। उस प्रोसेस के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि बहुत ही लो टेम्परेचर, हीट एनर्जी का होना ज़रूरी है, इंटेंस सन एनर्जी एंड हाई एयर प्रेशर्स। तो इस तरह की अगर कंडीशंस होती हैं तो डायरेक्ट सब्लिमेशन के थ्रू आइस जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर वेपर्स में। और ये जो प्रोसेस होती है वो नॉर्मली पहाड़ों पे, बर्फ़ के पहाड़ों पे, इस तरह से वहाँ पे होती है। तो ये तीनों स्टेजेस मिलाकर के ये जो तीनों प्रोसेसेस हैं वो इवेपोरेशन के अंदर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। इसके थ्रू जो पानी होता है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करके और वेपर्स में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये हुई हमारी स्टेज 1 इवेपोरेशन।
स्टेज 2 जो कहलाती है वो कहलाती है कंडेंसेशन। इवेपोरेशन के बाद में कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो वाटर वेपर्स हैं जब वो एटमॉस्फेयर में काफ़ी ऊपर चले जाते हैं तो क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ठंडा होता है तो धीरे धीरे ये वाटर वेपर्स अपनी जो हीट है वो लूज करते हैं और कूल डाउन होते हैं। कूल डाउन होने के साथ ही ये धीरे धीरे दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स में। तो you can say that condensation is the opposite process of evaporation in which water vapors loses heat and convert into liquid droplets। ये liquid droplets जब particulate matter यानी कि डस्ट, एटमॉस्फेयर में जो भी डस्ट, पॉलन, स्मोक, गैसेस वगैरह होती हैं जब उनके साथ में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं तो ये क्लाउड फॉर्म करते हैं। तो कंडेंसेशन जो प्रोसेस है उसमें क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। कंडेंसेशन प्रोसेस को आइए एक छोटे से डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली किस तरह से वाटर वेपर्स क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। आप फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं कि वाटर वेपर्स हैं और पार्टिकुलेट मैटर है। पार्टिकुलेट मैटर में आपके डस्ट हो गया, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन्स हो गए, गैसेस हो गए, पॉल्यूटेंट्स हो गए। तो जब वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में जाते हैं और कंडेंसेशन होने के बाद में वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसा कि आप सेकंड डायग्राम में देख रहे हैं कि टाइनी ड्रॉपलेट्स बन चुकी हैं और पार्टिकुलेट मैटर है। थर्ड डायग्राम में आप देख रहे हैं कि वो टाइनी ड्रॉपलेट्स पार्टिकुलेट मैटर के साथ में चिपक गई हैं, स्टिक हो गई हैं, मिल गई हैं, मिक्स हो गई हैं। तो टाइनी ड्रॉपलेट्स मिक्स विद पार्टिकुलेट मैटर एंड दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद पार्टिकुलेट मैटर्स फॉर्म क्लाउड। ये मिलकर के ही आपस में क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। तो वाटर वेपर्स और पार्टिकुलेट मैटर की हेल्प से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। ये हम लोग इस डायग्राम में समझ पाए हैं। स्टेज 3 जो है उसको कहलाती है प्रेसिपिटेशन। नॉर्मली बोलचाल की भाषा में आप इसको बारिश या ओले वगैरह भी कह सकते हैं। तो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स इनसाइड द क्लाउड कीप ग्रोइंग एज मोर एंड मोर ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर। जब क्लाउड्स के अंदर बहुत सारी ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ती जाती हैं तो वो क्लाउड बड़े होते जाते हैं, भारी होते जाते हैं। साथ ही साथ जो हवा होती है वो उन क्लाउड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और दो डिफरेंट क्लाउड्स कोलाइड होकर के एक बड़े क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्लाउड्स भारी होते जाते हैं। फाइनली जब वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो वहाँ पे रुक नहीं पाते तो वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में धरती पे, ज़मीन पे आ जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन होती है जैसे कि रेन, स्नो, हेल और स्लीट। रेन आप जानते हैं बारिश, स्नो बर्फबारी। हेल और स्लीट में छोटा सा कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है। स्लीट आप एक तरह से कह सकते हैं कि जब बारिश आती है और वो ठंडे टेम्परेचर के कारण, बहुत ज़्यादा ठंड के कारण से जब जम जाती हैं बारिश की बूंदें ओले के रूप में, तो वो स्लीट कहलाता है। और हेल में क्या होता है, हेल में भी थंडर स्टॉर्म के साथ में बर्फ़ के गोले या ओले पड़ते हैं। वहाँ पे एक थंडर स्टॉर्म तूफान टाइप का होता है जो कि उन बारिश की बूंदों को या छोटे छोटे ओलों को बार बार स्ट्रॉन्ग एयर प्रेशर से ऊपर की तरफ धकेलता है, जिससे कि वो जो वो होते हैं वो बड़े होते जाते हैं, साइज़ में बढ़ जाते हैं। और फाइनली वो जब बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो वो धरती पे आ जाते हैं। तो हेल में एक थंडर स्टॉर्म भी होता है, तूफान भी होता है। और स्लीट आप कह सकते हैं कि बारिश का पानी, जो बारिश की बूंदें होती हैं वो बहुत ठंडे टेम्परेचर के कारण से जब जम जाती हैं तो वो स्लीट बन जाती हैं। तो ये हो गया हमारी स्टेज 3 प्रेसिपिटेशन। स्टेज 4 आपकी कहलाती है सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ का मतलब ये है कि जब भी प्रेसिपिटेशन के बाद में जो बारिश होती है मैदानों में, वो उसका कुछ पार्ट तो ग्राउंड सरफेस में चला जाता है, ज़मीन के द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाता है, परंतु कुछ पार्ट एब्जॉर्व नहीं हो पाता है और वो बहता हुआ, जगह जगह से बहता हुआ ऐसी जगह पे इकट्ठा होता है जो आपके वाटर कलेक्टिंग एरियाज होते हैं, जैसे कि नदी हुई, तालाब हुए या समुद्र हुए। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, पानी बह कर के जो समुद्रों में या वाटर सोर्सेज में जाता है, वो प्रोसेस कहलाती है सरफेस रन ऑफ। ये भी वाटर साइकिल का ही एक पार्ट है, क्योंकि वाटर इसके थ्रू दोबारा से वाटर सोर्सेज में चला जाता है और वाटर साइकिल का पार्ट हो जाता है। आपको यहाँ पे ये भी याद रखना ज़रूरी है कि जो ये सरफेस रन ऑफ होता है, ये सॉइल इरोजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है।
सॉइल इरोजन से आप समझते हैं जब भी पानी बहता है तो वो अपने साथ में जो उपजाऊ मिट्टी होती है या ऊपर की मिट्टी की लेयर होती है उसको अपने साथ में बहा करके ले जाता है। तो सरफेस रन ऑफ सॉइल इरोजन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ में सरफेस रन ऑफ की वजह से कुछ पॉल्यूशन जो वाटर होता है उसमें पॉल्यूटेंट्स भी मिल जाते हैं, जैसे ज़मीन से जो भी पानी बहेगा उसमें केमिकल्स, मिनरल्स वगैरह वो पानी में घुल जाते हैं। तो एक तरह से ये वाटर पॉल्यूशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। हमारी जो लास्ट स्टेज 5 है वाटर साइकिल की वो है इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन से मतलब ये है कि प्रेसिपिटेशन के समय जो भी बारिश होती है वो उसका कुछ पार्ट ज़मीन के अंदर चला जाता है ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, वो कहलाता है इन्फिल्ट्रेशन। ये ही वो ग्राउंड वाटर होता है जो कि नॉर्मली हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ में यूज़ में लेते हैं। उस पानी को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में और उस पानी को हम लोग यूज़ में लेते हैं और फाइनली हमारी एक्टिविटी के द्वारा वो जो पानी होता है वो वाटर सोर्सेज में दोबारा से चला जाता है और वाटर साइकिल का ही पार्ट बन जाता है। तो ये कहलाती है प्रोसेस इन्फिल्ट्रेशन। तो इस तरह से हमने देखा कि वाटर साइकिल की 5 स्टेजेस होती हैं, वो किस तरह से काम करती हैं। आइए क्विकली इनको एक बार दोबारा से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में जो वाटर है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करता है और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में वाटर वेपर्स ठंडे होकर के दोबारा टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं वाटर की और पार्टिकुलेट मैटर के साथ स्टिक होकर के मिक्स होकर के क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। कंडेंसेशन के बाद है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में जब वही क्लाउड बहुत भारी हो जाते हैं तो वो दोबारा से बारिश की या स्नो की स्लेट या डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेसिपिटेट होकर के दोबारा से ग्राउंड पे आ जाते हैं। ग्राउंड में आने के बाद में 2 प्रोसेसेस होती हैं। एक होती है इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन में कुछ पानी ग्राउंड वाटर में एब्जॉर्ब हो जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ में काम आता है बाद में एक्सट्रैक्ट किए जाने पर और दोबारा वाटर साइकिल में चला जाता है। और एक होती है सरफेस रन ऑफ, जिसमें कुछ पानी बह करके दोबारा से वाटर सोर्सेज में चला जाता है और वाटर साइकिल का पार्ट हो जाता है। इस तरह से वाटर साइकिल में वाटर की तीनों स्टेट कन्वर्ट होती हैं। पहले पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर वेपर्स होता है तो गैसेस फॉर्म में बन जाता है। वही जब प्रेसिपिटेट होता है तो आइस फॉर्म में भी चला जाता है, आइस के थ्रू सब्लिमेट होता है तो फिर दोबारा गैस में हो जाता है और बारिश वगैरह होती है तो दोबारा से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से वाटर साइकिल में जो पानी है उसकी हम तीनों स्टेट्स देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको वाटर साइकिल अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेज सकते हैं, हम उनको ज़रूर सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।